एवरीवन, बच्चे क्लियर है? स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको? यस सर। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं। आज लास्ट टॉपिक जो था आपका, उस पे आपने फोर्सेस को कंपैरिजन किया था। आज का जो आपका टॉपिक रहेगा, दैट विल बी नेक्स्ट पार्ट, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। आप लोगों को याद होगा कि इलेक्ट्रिक जो था दैट वाज रिलेटेड टू चार्ज। तो जब हम बात करते हैं फील्ड की, फील्ड का मीन्स है यू आर गोइंग टू हैव एरिया स्पेस अराउंड दिस चार्ज। सो अगर आपके पास यहाँ पे एक चार्ज है, ये मान लीजिए Q है, तो इसके सराउंडिंग में ये एक ऐसा स्पेस या एक ऐसा एरिया या एक ऐसी सरफेस जिस पे ये वाला चार्ज, कौन से वाला चार्ज, ये चार्ज Q किसी भी दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा सकता है, किसी भी दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा सकता है, फोर्स एक्सर्ट कर सकता है। उस एरिया या स्पेस को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? इट इज डिफाइंड, ये सिंपल वर्ड्स में, इट इज डिफाइंड एज द स्पेस अराउंड a charge in which it can exert force on any other charge, ठीक है। कोई भी चार्ज अगर मैं यहां पे ले आता हूं, मान लीजिए आपके पास यहां पे चार्ज है Q0। ध्यान रहे, ये चार्ज बच्चे इस सर्कल से बाहर है। मींस ये सर्कल जो है, इसकी बाउंड्री जो है, ये रिप्रेजेंट कर रही है आपके चार्ज Q के फील्ड को, उसके फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये फील्ड से बाहर है। इस समय ये चार्ज Q जो है, इस Q0 चार्ज के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगा सकता। बट अगर इस चार्ज को मैं ले आता हूं इनसाइड द फील्ड आते ही, अब ये क्या है, इस बाउंड्री के अंदर है। अब चार्ज Q जो है, वो चार्ज Q0 के ऊपर फोर्स लगा सकता है। अगर ऐसा होता है, ऐसा प्रोसेस होता है, तो इसका मतलब है ये जो बाउंड्री है, इट विल एक्ट एज द फील्ड, ये उस फील्ड की बात करता है। सो ये हो गई स्पेस। अब इस फील्ड का क्या फिजिकल वैल्यू है, उसे रिप्रेजेंट करती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो है, उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का क्या मतलब है? कितनी ताकत के साथ, कितने इफेक्टिवली Q जो है Q0 के ऊपर फोर्स लगाता है। एक्चुअली ये सारा खेल ही फोर्स का है जो दो चार्जेस के बीच में लग रही है। तो वो फोर्स कितनी लगती है, इस इफेक्ट को, इस वैल्यू को कहते हैं इंटेंसिटी। किसकी इंटेंसिटी भाई? इसी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कहते हैं। और इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है ई वेक्टर। क्यों ई वेक्टर? क्योंकि ई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इसकी इंटेंसिटी जो है, ये वेक्टर फॉर्म है, ये एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। देन इट इज इक्वल टू द फोर्स। कौन सी वाली फोर्स? वो फोर्स जो Q लगाता है, किसके ऊपर? Q0 के ऊपर। सो फोर्स पर यूनिट चार्ज। ध्यान रहे, इस बात को ध्यान से देखना आपने, कि आपका जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज Q। अब मैं इसको कुछ नाम देने वाला हूं। एक्सर्टेड बाय चार्ज Q किसके ऊपर? ऑन चार्ज Q0। Q0 कौन सा चार्ज है? जो उस फील्ड के अंदर आया है। आप ध्यान से इस चीज को देखना, मैं इन दोनों को कुछ नाम देने लगा हूं।
ये है भाई वो फील्ड, ये है वो बाउंड्री, ये है वो स्पेस, किसके सराउंडिंग में? ए सराउंडिंग चार्ज क्यू के। मतलब क्यू के कारण बना है ये एरिया। अब आप बाद में मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर ये कितना एरिया होगा, ये कैसे डिपेंड करेगा? अभी पता चल जाएगा आपको। अब इसके अंदर मैं एक चार्ज रख रहा हूं, क्यू नॉट। ठीक है, ये क्यू नॉट चार्ज जो है, ये आपको इसके ऊपर देखना है कि क्यू कितनी फोर्स लगाता है। ध्यान रहे, फोर्स कौन लगा रहा है? क्यू। तो बच्चे जो चार्ज फोर्स लगाएगा, जो चार्ज फोर्स लगाएगा उसे कहेंगे सोर्स चार्ज, और जो चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसे कहेंगे टेस्ट चार्ज। क्या कहेंगे उसे? टेस्ट चार्ज। सो क्यू नॉट आपका टेस्ट चार्ज है और क्यू आपका सोर्स चार्ज है। दूसरी चीज, क्यू नॉट सिर्फ हमने इसलिए रखा है कि वो हमें हेल्प करे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इंटेंसिटी। मींस उसका ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं है, उसका ऐसी कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि क्यू नॉट क्यू के ऊपर फोर्स लगाए। हम नहीं चाहते कि क्यू नॉट क्यू के ऊपर फोर्स लगाए। लेकिन आप कहोगे सर कूलम्स लॉ तो कहता है कि अगर दो चार्जेस होंगे तो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन कूलम लॉ ये भी कहता है कि फोर्स जो लगाना है चार्ज ने, वो डिपेंड करता है कि उस चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है। इसका मतलब है क्यू नॉट को अगर चाहते हो कि वो फोर्स ना लगाए तो क्यू नॉट का मैग्नीट्यूड बहुत छोटा होना चाहिए, बहुत ही छोटा होना चाहिए, मींस निग्लिजिबल होना चाहिए। और हमें सिर्फ फोर्स किसकी निकालनी है? हमें फोर्स निकालनी है क्यू के कारण। तो क्यू का मैग्नीट्यूड बड़े से बड़ा होना चाहिए। बड़े से बड़े होने का यह मतलब नहीं कि बहुत बड़ा होना चाहिए, नो, एज कंपेयर्ड टू क्यू नॉट, एज कंपेयर टू क्यू नॉट। तो इस चीज के लिए अब क्या बात समझ में आई कि क्यू नॉट छोटे से छोटा होना चाहिए। तो बच्चे ये जो इक्वेशन थी आपको, ये जो इक्वेशन थी आपकी फर्स्ट वाली, इसे मैं कुछ रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूं न्यू, कि इलेक्ट्रिक फील्ड की एग्जैक्ट इक्वेशन शुड बी लाइक दिस, कि इट शुड बी द रेशियो ऑफ फोर्स exerted by Q on the charge Q naught, but that Q naught should be very small। और इसके लिए हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, जिसको स्मॉल लेके चलना है, स्मॉल से भी स्मॉल मींस निग्लिजिबल लेके चलना है, तो आसान सा रिप्रेजेंटेशन है भाई, लिमिट अप्रोचेस टू जीरो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जैक्ट एक्सप्रेशन आपके पास है। तो क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या है? द इंटेंसिटी ऑफ फील्ड कैन बी मेजर्ड, कैन बी मेजर्ड। क्या मेजर करना है? एज द रेशियो, एज द रेशियो, किसकी रेशियो? एज द रेशियो ऑफ फोर्स। कौन सी वाली फोर्स? exerted by source charge, exerted by source charge to the magnitude of टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज कौन सा था भाई? वो वाला चार्ज जिसे हमने क्यू के फील्ड में रखा टू मेजर द फील्ड इंटेंसिटी, और द वैल्यू ऑफ टेस्ट चार्ज is assumed to be very small, to be very small, very small means negligibly small, very small। तो इसके लिए हमने क्या किया? हमने लिमिट ले ली है टेस्ट चार्ज की, क्यू नॉट अप्रोचिंग टू जीरो। तो ये बात भाई आपको समझ आ गई है, क्यों लेते हैं हम लिमिट?
लिमिट हम सिर्फ उन केसेस के लिए लेते हैं जब हमें उसकी वैल्यू छोटी से छोटी चाहिए। छोटी क्यों चाहिए? क्योंकि हमें कूलम कहता है दो चार्ज होंगे, दो चार्ज होंगे तो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, लेकिन मैं चाहता हूं सिर्फ एक के कारण फोर्स को मेजर करना चाहता हूं, सिर्फ एक के कारण। मींस इफ आई एम हैविंग दीज टू चार्ज बॉडीज, दीज टू चार्ज ऑब्जेक्ट्स, डन, मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है कि सिर्फ एक को क्या मान रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है कि ये कितनी फोर्स इसके ऊपर लगाता है, सिर्फ इसकी फोर्स निकालनी है। लेकिन कूलम कहता है भाई ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, तो तब मैं क्या करता हूं, ये वाला चार्ज में इतना छोटा लेता हूं कि इसके कारण जो इस पे फोर्स लगेगी वो निग्लिजिबल है। तो अब फोर्स सिर्फ किसके कारण लग रही है? इसके कारण। तो जब मैं फोर्स निकालूंगा तो उसमें मैक्सिमम एक्स्ट्रा कंटेंट किसका आएगा, इफेक्ट किसका आएगा? सिर्फ एक का। तो ये कौन है? सोर्स चार्ज। ये कौन है? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज की वैल्यू बहुत ही निग्लिजिबल है, और जब ऐसी चीज हो जिसकी वैल्यू निग्लिजिबल हो तो उसकी रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस टर्म दैट इज लिमिट टू दैट वैल्यू, और लिमिट को कहते हैं जीरो हो जाएगी हमारे पास। तो ये बात समझ आई? ये था बच्चे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब यूनिट क्या है भाई? आपको कोई बोले कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यूनिट है भाई इसका न्यूटन पर कूलम। इट्स यूनिट इज न्यूटन पर कूलम, ये है इसका यूनिट। एन फॉर न्यूटन, सी फॉर कूलम, दोनों कैपिटल हैं। और इसकी डायमेंशंस क्या है? अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको लास्ट क्लास 11th में भी बोला था, डायमेंशंस आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगी। ठीक है, तो डायमेंशंस अभी भी आएंगी, अभी भी क्वेश्चन आ सकता है। तो डायमेंशंस निकालनी है, उसके लिए पहले डायमेंशनल फॉर्मूला निकालिए। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर है? फोर्स अपॉन चार्ज। मुझे नहीं लेना देना आपकी वो कितनी वैल्यू है, कितना बड़ा है छोटा है, कुछ नहीं, मुझे डायमेंशन चाहिए। उसके लिए सिंपल फॉर्मूला चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ई की चाहिए। तो फोर्स मुझे पता है, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? m1 l1 t माइनस 2, ब्रैकेट बंद, ये बन गया इसका फॉर्मूला। चार्ज, अब बात आती है चार्ज की। चार्ज भी आपको आना चाहिए। चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला है भाई A1, ए फॉर एम्पियर, करंट वाला, T1। अब आप बोलोगे सर ये कहां से आया? भाई मैं आपको ये करके बताता हूं। हमारे पास एक टर्म है करंट। करंट किसके बराबर होती है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो मींस चार्ज अपॉन टाइम। करंट जो है भाई, करंट जो है 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में से एक है। तो इसका जो ए है, इसका डायमेंशन क्या है? A1। चार्ज का नहीं पता तो हम उसे मान के चलते हैं क्यू ही, क्यू निकालना है हमने, ठीक है। और अपॉन टी, क्यू का चाहिए, क्यू चाहिए तो ये टी इधर चला जाएगा, दिस विल बिकम A1 T1। तो इसके साथ लग जाएगा M0 L0 T1 A1, डन। इसे बच्चे कंबाइन कीजिए, ये आपका हो गया इलस्ट्रेशन कि क्यू कैसे आया। अब E इज इक्वल टू M1 L1, T-2 ऊपर है, T1 नीचे है, ऊपर जाके ये भी T-1 हो जाएगा। A1 है नीचे, ऊपर जाके -1 हो जाएगा। बच्चे कंबाइन कर लीजिए, बेसिस सेम, पावर्स कैन बी एडेड, इट विल बी M1 L1 T-3 A-1। So it is M1 L1 T-3 A-1। So this is the dimensional formula for electric field। तो dimensions निकल गई। So dimensions will be 1 1, dimensions क्या आ गई? 1 1 -3 -1। ठीक है भाई, ये आपकी आ गई डायमेंशंस। डन है? दीज आर द डायमेंशंस। ठीक है बच्चे, ये आपका आ गया। अब यहां तक तो आपको समझ आ चुका होगा। कोई क्वेश्चन है बच्चे यहां तक? डायमेंशंस तो समझ आ गई होंगी, सबको आ गई हैं? यस सर। ओके बेटा, अब एक छोटा सा इसका ही क्वेश्चन है। मैंने आपको क्वेश्चन
बोला था कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैं हर एक क्यू चार्ज के आगे पीछे मैं बोल रहा हूं भाई ये इसकी स्पेस है, ये कैसा मुझे पता चलेगा कि ये स्पेस कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है? इसके लिए हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एक छोटा सा एक क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। एक सिंगल पॉइंट चार्ज लेते हैं और उसके कारण निकाल के देखते हैं कि उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी। ठीक है भाई, चलिए पहले एक चार्ज कंसीडर कर लो। तो भाई मैंने तुम्हें पहले ही बोला है, जो चार्ज फोर्स लगाने वाला है वो कौन सा चार्ज हो गया? सोर्स। अब मान लो इस सोर्स चार्ज से थोड़े से डिस्टेंस दूर पे पॉइंट पी के ऊपर, पॉइंट पी के ऊपर एक दूसरा चार्ज तुमने रख दिया है क्यू नॉट। क्यू नॉट वाले चार्ज को हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं इट इज अ टेस्ट चार्ज, और मोस्टली दिस टेस्ट इज पॉजिटिव चार्ज। डन। अब फोर्स सिर्फ वो ही निकालनी है जो क्यू क्यू नॉट पे लगा रहा है, मींस क्यू क्यू नॉट पे फोर्स लगा रहा है, तो डायरेक्शन विल बी लाइक दिस। क्यू से क्यू नॉट पे जो फोर्स आ रही है उसकी डायरेक्शन, मान लीजिए ये डिस्टेंस जो है आर है, तो डिस्प्लेसमेंट हो गई आर वेक्टर। ये क्लियर हो गया? तो हम क्या कंसीडर कर रहे हैं? वी आर कंसीडरिंग अ सोर्स चार्ज क्यू, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट प्लेस्ड एट डिस्टेंस आर। ठीक है, द फोर्स एफ इज गोइंग टू बी एक्टिंग ऑन। अब बच्चे दो चार्जेस हैं क्यू और क्यू नॉट, डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में? आर। चलिए अब आप मुझे क्या बताएंगे कि कूलम लॉ क्या कहता है? फ्रॉम कूलम्स लॉ, कूलम का लॉ क्या कहता है बेटा? याद है ना? Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर टर्म्स, F विल बी इक्वल टू, एक तो आ गया कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या आता है? Q1 Q2, एक चार्ज दूसरा चार्ज, मेरा Q1 Q है और Q2 Q नॉट है, अपॉन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। ये आ गया भाई आपका। अब मुझे क्या निकालना है? मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर है? दैट इज इक्वल टू फोर्स अपॉन, क्या है? फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज कौन सा चार्ज है? जिसके ऊपर फोर्स निकालनी है। ऊपर किसके ऊपर निकालनी है? क्यू नॉट के ऊपर। लगा कौन रहा है? क्यू लगा रहा है। सो ई विल बी इक्वल टू फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। सो बस ई विल बी इक्वल टू, फोर्स कितनी है? ये वाली टर्म पूरी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज कौन है भाई? टेस्ट चार्ज है आपका क्यू नॉट, तो डिवाइड करेंगे हम क्यू नॉट से। ठीक है बेटा, क्यू नॉट विल बी कैंसल्ड बाय क्यू नॉट इटसेल्फ, सो ई विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर का स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल गई आपको, दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर का स्क्वायर। अब क्वेश्चन वो वाला कि फील्ड कितना बड़ा होगा। बेटा देखिए, क्यू सोर्स चार्ज है, वो तो चेंज कभी नहीं होगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये भी कांस्टेंट है, सो ई विल बी इक्वल टू, ये भी कांस्टेंट फॉर सिंगल क्यू, क्यू भी कांस्टेंट, तो ये बन गया कांस्टेंट अपॉन आर का स्क्वायर, या ऐसे लिख सकते हो कांस्टेंट इनटू 1/r का स्क्वायर। देखो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट ही है, क्यू फॉर वन वैल्यू ऑफ क्यू, वन वैल्यू ऑफ क्यू, ये तब कांस्टेंट है। तो ई बेटा कांस्टेंट हटाओ, उल्टा चल रहा हूं मैं, प्रोपोर्शनल टू 1/r का स्क्वायर। ये चीज हो सकती है ना, क्योंकि जब हम किसी चीज का प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है, तो उल्टा कांस्टेंट हटाओगे तो प्रोपोर्शनलिटी आएगी। तो यहां से एक चीज दिख रही है आपको कि ई जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। किसके प्रोपोर्शनल है? आर के स्क्वायर के। तो आर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, ध्यान रहे, आर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, मान लीजिए ये है क्यू,
आर जितना डिस्टेंस दूर होता जाएगा इतना आपका क्या होगा, ई की वैल्यू डिक्रीज होगी। ई विल डिक्रीज विथ इंक्रीज इन, किसका इंक्रीज, इंक्रीज इन आर, आर बढ़। और एक पॉइंट आएगा, ऐसा आएगा बच्चे, मान लीजिए ये पॉइंट ऐसा है जिसके बाद ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। यहां देखिएगा, यहां ई की वैल्यू क्या हो गई, जीरो। और ये वाला डिस्टेंस आर सिर्फ इस तरफ नहीं होगा, आर इधर भी हो सकता है, 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 आर इधर भी हो सकता है। और फॉर द सेम वैल्यू ऑफ आर इन ऑल द डायरेक्शंस द वैल्यू ऑफ ई विल बिकम जीरो। बच्चे जब कोई डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाता है तो उनके लोकस को क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। और लोकस जब बनता है तो क्या बन जाता है, सर्कल। और थ्री डायमेंशनल क्या बन जाता है, स्फेयर। सो इसलिए मैंने कहा अगर आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी, जितना दूर जाके जीरो होगा इतनी स्पेस बड़ी ज्यादा जीरो। ये बात समझ आ रही है आपको मेरी, क्या हो रहा है, देखो ई क्या है अब, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर। ठीक है बेटा, चलिए मान लीजिए ई प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर है, या ई क्या था, के इंटू क्यू अपॉन आर का स्क्वायर। मान लीजिए एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, एग्जाम्पल दे रहा हूं बेटा कि के की वैल्यू जो है वो तो कांस्टेंट है, ठीक है। मान लो क्यू क्या है, 100 है, अपॉन नीचे वाला आर का स्क्वायर है, नीचे वाला आर का स्क्वायर मान लो आर जो है 1 मीटर है, ठीक है। पहले हम क्या लेते हैं, आर की वैल्यू 1, आर की वैल्यू 1 ली बेटा, तो आर स्क्वायर 1 रहा, 100 बटा 1 100 ही रहा। ये के मान लो कांस्टेंट, हटा देते हैं इसको, ठीक है। अब दूसरा, अब आर बढ़ाते जाओ, आर की वैल्यू 2 लो, तो ये क्या हो जाएगा, 100/4, 2 का स्क्वायर करना है ना। इसी तरह 100/9 हो जाएगा। इस तरह एक टाइम ऐसा आएगा कि डिनोमिनेटर जो है वो 100 के बराबर हो जाएगा, 100/100 हो जाएगा जब 10 का स्क्वायर आएगा। तो फिर जैसे 10 से 11 हो जाएगा, डिनोमिनेटर बड़ा न्यूमरेटर छोटा, तो धीरे धीरे ये किसको अप्रोच करेगा, ई विल अप्रोच जीरो। आर की जिस वैल्यू पे, क्योंकि आर कहां है, डिनोमिनेटर में है, आर की जिस वैल्यू पे ई की वैल्यू जीरो हो जाएगी, वो आर इस सर्कल का, इस वाले सर्कल का रेडियस होगा। और वो सर्कल जो है वो अब बिहेव करेगा किसकी तरह, एक बाउंड्री की तरह, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह। तो ये बात समझ आई आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपको मैं क्वेश्चन दूंगा अगर, तो सिमिलर तरह से क्वेश्चंस निकालने हैं। आपको क्यू चाहिए, आर स्क्वायर चाहिए। जैसे आपको मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन दे देता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालो भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको सिंपली कुछ भी ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं है, ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि आपका फॉर्मूला ही छोटा सा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बन गया अब आपके पास, E इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर का स्क्वायर, ये फील्ड का है। और फोर्स का क्या फॉर्मूला बेटा, 1/4πε0 क्यू, वहां पे 2 चार्जेस है, यहां पे 1 चार्ज। तो जब भी आपको कोई न्यूमेरिकल आएगा तो इस तरह से आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर फॉर्मूला निकालना है यू नीड 1 चार्ज एंड फॉर फोर्स यू नीड 2 चार्जेस। तो बच्चे यहां तक कोई क्वेश्चन है किसी का, हाँ जी बेटा, बच्चे समझ भी आया कि नहीं, यस सर। ठीक है बेटा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का यहां तक कंसेप्ट था, तो ये समझ आ गया। तो नेक्स्ट लेक्चर जो हम लेंगे उसमें हम देखेंगे कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आप लोगों ने क्या पढ़ा था पहले, आप लोगों ने पढ़ा था कि, आप लोगों ने पढ़ा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या पढ़ा था आपने, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। जो आप लोगों ने टेस्ट दिया है उसमें मैंने एक क्वेश्चन डाला था, क्वेश्चन डाला था ना, और आप लोगों ने आंसर सबने ठीक ही दिया है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो होता है, मैंने आपको बताया था वो तब तक सही रहता है जब तक चार्ज की वैल्यू बहुत कम हो। जब चार्ज बढ़ जाता है, सो वी हैव टू लीव द कंसेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन। तब मैंने कहा ये तो पता लग गया कि हम क्वांटाइजेशन छोड़ देते हैं, लेकिन उसके बाद करते क्या है, देन वी मूव टूवर्ड्स द कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बांट देना,
बराबर। तो उसके लिए डिपेंड करता है सरफेस कैसी है। सरफेस अगर एलोंगेटेड है तो एक तरह का चार्ज बनेगा, सरफेस अगर 2 डायमेंशनल है तो दूसरी तरह का, 3 डायमेंशनल है तो तीसरी तरह का। आप लोगों ने डायमेंशंस पढ़ी हैं बेटा, जब भी सिंगल डायमेंशन होता है तो हमारी मोस्ट फिजिकल क्वांटिटी होती है बच्चे लेंथ, ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है। जब डायमेंशनल 2 हो जाए, 2 डायमेंशनल आ जाए, तो बेटा लेंथ 2 बारी आ जाती है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, सो वी गेट एरिया। जब हमारे पास 3 डायमेंशनल हो जाए वी गेट वॉल्यूम। ठीक है, तो हमारे पास यही 3 तरह की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, या तो लेंथ पे आ जाएगा, या एरिया पे, या किस पे आ जाएगा, वॉल्यूम पे। ठीक है बच्चे, तो कल ये क्वेश्चन करेंगे हम। तो इस तरह से कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मुझे मैसेज कर देना। ओके बेटा, समझ आ गया है? यस ठीक है, ओके बच्चे।